बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हुई। ऑप्शन नंबर 1 क्या थी, जिसका नाम हमने रखा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। फार्मूला हमारे पास ये आ गया। दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, यानी 2 पॉइंट गिवन है तो फिर क्या फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लग जाएगा। और तीसरा का क्या नाम था, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी वाई इंटरसेप्ट है और स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है और आखिरी बात थी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी। ये काम हमने कर लिया। इसकी प्रैक्टिस हमने ये यहाँ भी दरमियान में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन फिर हमने सारे को समराइज यहाँ लाके किया। हमने कहा यार देखें, वो पहले वाला क्या गिवन है, एक पॉइंट और स्लोप, दूसरी बात 2 पॉइंट, तीसरी बात स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, चौथी बात एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। आई होप आप सब ने ये काम कर लिया, घर जाके दोबारा कैलकुलेशन कर लिया। ओके, फिर इस नतीजे पर पहुंचे हम, क्या जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से जो मेथड आपसे लगता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। मसलन वाई ये इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। एक बच्चा कहता है सर मैं इसे इंटरसेप्ट नहीं, इसे पॉइंट पढ़ना चाहता हूं। उसने कैसे पढ़ा, 60 0 0 40 और उठा के दूसरे वाला फार्मूला लगा दिया, तब भी वहीं खड़े। ठीक है ना। ओके, फिर हमने कल गुफ्तगू हमने यहाँ क्लोज की थी कि यार ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये सब बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है, नेकेड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही। स्लोप है तो बताया जा रहा है ये स्लोप है, पॉइंट है तो बताया जा रहा है ये पॉइंट है, इंटरसेप्ट है तो बताया जा रहा है ये इंटरसेप्ट है। काम दो ही बातों का, एक पॉइंट और दूसरा इंटरसेप्ट। अब अगर एग्जामिनर थोड़े सवाल मुश्किल बनाना चाहे तो कैसे चीजें लेकर चलेगा। अच्छा जी, एक काम हम और यहाँ छोटी सी एक कैलकुलेशन करने लगे हैं, वो वैसे मैंने आपको सिखा दिया लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, जब हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, ये बात याद रखें, इक्वेशन क्या है, एक लाइन से रिलेटेड मैं कह रहा हूं, मदर ऑफ ऑल थिंग्स है। जब आपके पास कोई इक्वेशन आ गई ना, लाइक 2x + 3y = 1, ठीक है। यहां से हम पॉइंट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो y निकल आएगा, एक पॉइंट बन गया। फिर x की कोई वैल्यू पुट कर दें, फिर y निकल आएगा, एक और पॉइंट बन गया। बात समझ आ गई ना। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये लाइन है फर्स्ट की, ठीक है ना, वो जगह जहां इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रही है। अब इस जगह का क्या खासा है, यहां y 0 है, ठीक है ना, और ये y इंटरसेप्ट है, इसका क्या खासा है, x 0। इसका मतलब है अगर हम x इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, टू कैलकुलेट x इंटरसेप्ट पुट y 0 इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। यानी अगर हम यहां से x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करें, y 0 पुट कर दें। इक्वेशन क्या बची, 2x = सो x = x इंटरसेप्ट आ गया। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 पुट कर दें, x शुड बी 0, तो फिर क्या आ गया, 3y = 120, सो y = 40। अगर इक्वेशन गिवन है, आपका दिल करे तो पॉइंट निकाल लें, दिल करे तो इंटरसेप्ट इटसेल्फ भी तो पॉइंट ही है ना, दोनों चीजें लिख देंगे तो पॉइंट बन जाएगा। 60 0 इज अ पॉइंट, 0 40 इज अ पॉइंट,
ये क्या निकला, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकल आए हैं। अब आपका को लगे यार ये वाकई इसी के हैं कि नहीं, एक तरीका पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाइड कर ले, पता चल जाएगा। अच्छा एक और तरीका लगाते हैं, हम कहते हैं चलो यार ये 2 पॉइंट या 2 इंटरसेप्ट आ गए ना, हम इससे दोबारा इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम इंटरसेप्ट से इक्वेशन बनाते हैं, वो चौथे वाली बात, ठीक है ना, चौथे वाली बात, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है 60, तो x ओवर 60 प्लस y ओवर 40 इज इक्वल टू 1। क्या एलसीएम आ गया 120। तो ये क्या बन गया 2x प्लस 2 पॉइंट से बना लें फिर भी यहीं खड़े होंगे। क्लियर होगी ना बात। तो अगर हमें कभी इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ जाए, एग्जामिनर ही पूछे बताइए क्या इंटरसेप्ट है, तो क्या तरीकाकार है, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y0 पुट कर दें इक्वेशन में, और अगर y निकालना है तो x0 पुट कर दें। और अगर पॉइंट निकालना है, टू कैलकुलेट पॉइंट ऑन द लाइन पुट एनी वैल्यू ऑफ x टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। x 10 है तो y कितना है, x 5 है तो y कितना है, वी कैन कैलकुलेट हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट। डन होगी बात, ओके। हाउ टू अनहाइड स्लोप इन क्वेश्चन। अब हम उस तरफ चलने लगे हैं कि यार अगर तो एग्जामिनर ने पहली बात इसको भी इसी कैटेगरी में आप ट्रीट करें, हाउ टू अनहाइड इंटरसेप्ट। बसन इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट तो नहीं ना गिवन था, हमने कहा कोई बात नहीं है निकाल लेते हैं, ठीक है ना, x निकालना है या y निकालना, ये अब हमारे हाथ में ही है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि यार अगर एग्जामिनर हमें स्लोप देने की बजाय इनडायरेक्ट गुफ्तगू करे, तो हमने स्लोप को अनहाइड कैसे करना है। एग्जामिनर ने असल में स्लोप दे दी है लेकिन डायरेक्ट नहीं दी, ठीक है ना। फिर रिकॉल करें, जब हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसकी स्लोप चाहिए ना, कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्लोप और एक पॉइंट। खाली स्लोप बता दें तो हम इक्वेशन नहीं बना सकते, ऐसे ही है ना, या 2 पॉइंट दे दें या एक स्लोप और एक पॉइंट दे दें, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, अच्छा हमें स्लोप किसकी चाहिए, उस लाइन की जो आपने जिसकी इक्वेशन बनानी है इसकी स्लोप चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उसने कहा जी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन। पहली ऑप्शन क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन। अच्छा जी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन। देखिए क्या हुआ, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट तो उस लाइन का ही है, एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप। वो कह रहा है यार एक इक्वेशन है, ये रेड कलर की लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी। वो कहता है ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, क्या वैल्यू दी हुई है 5, ठीक होगी ना बात। अब हमें चाहिए क्या था, इस लाइन की स्लोप चाहिए थी। वो कहता है इसकी तो नहीं स्लोप पता, एक लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में, वो कहता है इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप है 3/2। तुमने कहा अच्छा यार जो 2 लाइन पैरेलल हो उनकी तो स्लोप बराबर ही होती है, इसका मतलब है इसकी भी स्लोप यही है। तो डाटा कन्वर्ट हो गया किस में,
एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो गई, यहां से इक्वेशन बन जाएगी। एक पॉइंट और इक्वेशन कवर हो गई, यहां से इक्वेशन बन जाएगी ना। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 53 एंड पैरेलल टू अ लाइन हुज स्लोप हुज इक्वेशन इज दिस। अब क्या हुआ देरा, पहले इसे जरा देखते हैं। ये लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इसका एक पॉइंट गिवन है 53। रादर देन गिविंग द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, उसने इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन दे दी। इक्वेशन से स्लोप निकल आएगी, इक्वेशन से स्लोप निकल आएगी, लेकिन वो स्लोप निकलेगी इस ग्रीन लाइन की। लेकिन क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो सेम हो जाएगा। कहानी समझ आइए। दो ऑप्शन होगी स्लोप हाइड करने की। पहली ऑप्शन पैरेलल लाइन की स्लोप दे दी, दूसरी ऑप्शन पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे दी। हमने दोनों तरह से अनहाइड कर लिए स्लोप, हमें पता चल गया। हमें तो रेड लाइन की स्लोप चाहिए थी ना, रेड लाइन की स्लोप चाहिए थी। डन हो गई बात? ओके, तीसरी ऑप्शन आ गई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप 2/3। क्या हुआ जी, ये लाइन है, इसका पॉइंट गिवन है, लेकिन कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसकी स्लोप -2/3 है। तो हमने कहा जनाब अगर स्लोप इसकी इस पर लगानी है, पहले तो साइन चेंज करना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है, यानी 3/2 हो गई। जैसे ही 3/2 हो गई, मैंने कहा जनाब हमारा मसला हल हो गया। रेड लाइन की पॉइंट भी आ गया, रेड लाइन की स्लोप भी आ गई। डन। फिर आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 53 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन। अब उसने वही किया, ये रेड लाइन है, उसने कहा इसके एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, लेकिन उस लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्या करें, इक्वेशन से उस लाइन की स्लोप निकालें, फिर इधर कन्वर्ट करने के लिए माइनस रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। टन होगी बात। मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्जाम में कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। हम ऑल पॉसिबल चीजों को पहले से सेट करके बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। हत्ता कि जो किताब आपके हाथ में है ये भी फॉलो करनी है, करें नहीं करनी बिल्कुल ना करें, ओनली फॉलो दी स्लाइड्स, 100% आपका काम हो जाएगा। मैं मैथ के पोर्शन की बात कर रहा हूं। डन होगी बात जी? कितने केस हो गए? 4। एक पैरेलल लाइन के 2 केसेस, या उसकी स्लोप या उसकी इक्वेशन। एक परपेंडिकुलर लाइन के 2 केसेस, या उसकी स्लोप। डन हो गई बात? अच्छा जनाब, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, या दूसरा लफ्ज क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर टू। अब वो कहता है यार ये रेड लाइन है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन उसने बता दिया कि ये क्या है, पैरेलल टू एक्स। ठीक है ना। जैसे हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -5 एंड, एक और पॉइंट लिया -2 एंड 1 एंड 4 एंड, परपेंडिकुलर की हमने पढ़ी थी पीछे भी करेक्टर कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होता है, जिसमें y रिमेन कांस्टेंट, y रिमेन, y देखें सब कोई से पॉइंट लें तो कांस्टेंट है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन? ऑल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी हैव सेम ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक देखें y की वैल्यू क्या चल रही है, y की वैल्यू क्या चल रही है, सेम चल रही है। और वैल्यू ऑफ y को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, b से। y इज इक्वल टू mx प्लस b। डन होगी बात जी? तो रिमेनिंग सेम, y की वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा जी,
तो भले 2 पॉइंट कोई से उठा लिया, अब हमने ये 2 पॉइंट रख लिया, ठीक है, 2 पॉइंट में पुट कर दें। ये जरा हम एक दफ़ा साबित करने के लिए कि आपका जहन इसे कबूल कर ले, ठीक है ना। इसमें वो पॉइंट पुट कर दिए, अल्टीमेटली इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू, इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसकी जो अल्टीमेट इक्वेशन आएगी ना, जो y इंटरसेप्ट होगा ना, बस वही बचेगा, y इज इक्वल टू, ठीक है। ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया ना, लेकिन आइंदा एग्जाम, पहली दफा तो आपने पूरा हाथ से सॉल्व किया, आपको ताकि वो ईमान कामिल हो जाए ना, एक दफा पक्का यकीन आ जाए कि यस ऐसे ही। लेकिन आइंदा क्या करना है, जैसे ही हमने देखा y कांस्टेंट है, तो बस यही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, y हमें कांस्टेंट नजर आ रहा है 17, तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 17, दैट्स इट। बाकी सब कुछ क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है। डन होगी बात। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, अब ये एक इक्वेशन है और y एक्सिस, सिर्फ मैंने ताकि वैल्यू अगर माइनस भी आ रही है तो आप उसको भी हैंडल कर लें, ठीक है ना। पॉजिटिव यानी अबव भी हो सकता था और बिलो भी हो सकता था, फिर वही आएगा y इज इक्वल टू माइनस, अब देखें आपको क्लू दे दिया, नो नीड टू सॉल्व, जस्ट अप्लाई दी लॉजिक। लॉजिक क्या है, जो y है वही इक्वेशन आना। डन होगी बात। वैल्यू ऑफ y रिमेन कांस्टेंट, क्या है वो पॉजिटिव है, क्या है वो नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर टू। इसमें हमें क्या, अगर ये 2-3 पॉइंट ले लें तो अब हमें क्या नजर आ रहा है इसमें, वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट। देखिए वैल्यू ऑफ x रिमेन कांस्टेंट, आप पूरी लाइन पे जहां मर्जी मूव करें, वैल्यू ऑफ x रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर होगी बात, वैल्यू ऑफ x रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हमें लॉजिक तो पहले ही समझ आई हुई है, लेकिन पहली दफा हमने क्या किया, इसको साबित करके पूरा लेकर चले। लेकिन जब ना इन्फिनिटी का इशू आ जाए तो आपने यहां एक बात और भी सीखनी है, थोड़ा मैथमेटिकली एक बात सीखनी है, वो मैं इधर आपको समझाता हूं। जरा देखिए कहां तक पहुंच गई थी इक्वेशन हमारी, 2 पॉइंट हमने ले लिए थे। अच्छा जी, जो जरा देखें ऐसे आ रहा है, y माइनस 4 इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटू, अब जरा गौर करना है, इंफिनिटी के बारे में हमें कुछ करैक्टर्स पता हैं। अगर इंफिनिटी में कुछ ऐड करें तो तब भी इंफिनिटी, इंफिनिटी से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तब भी इंफिनिटी, इंफिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें तब भी इंफिनिटी, ठीक है। बस एक ये तो इनमें से कोई करैक्टर नहीं चाहिए हमें। एक और करैक्टर है, अगर किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करें तो 0, ठीक है ना। अब ये ट्रिकी कैलकुलेशन है, यहां थोड़ी सी इधर देखें, अगर एक बच्चे ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, नॉर्मली तो हम कर देते हैं ना, तो ऐसे आना था, y माइनस 4 इज इक्वल टू इंफिनिटी, y इज इक्वल टू इंफिनिटी प्लस 4, सो y इज इक्वल टू इंफिनिटी। हम ये नहीं चाह रहे, हम ये, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार इस इंफिनिटी को उठा के इधर ले आए, तो ये आ गया y माइनस 4 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये 0 हो गया, x माइनस 3, सो x इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर कभी डिवीजन में आ जाए, इसे हमेशा डिवीजन में ले जाना है ताकि मैथमेटिकल बैलेंस क्रिएट, वरना तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात समझ आइए, इंफिनिटी को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना जी। सर अगर हम इंफिनिटी को इन्वॉल्व ही ना करें, जिस तरह -3 में 0 था ना, तो अगर हम 0 को उधर जाके सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते तो 0 हो जाएगा,
हाँ एक ही बात होगी, वो तो एक ही बात होगी, वो तो एक ही बात होगी। ठीक होगी ना बात जी? तो ऐसे हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें लॉजिक समझ आ गई हुई है। अगर x कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू इक्वेशन आनी है, अगर y कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू इक्वेशन आनी है। हमने यहां देखा x कांस्टेंट है तो बस x इज इक्वल टू 3, नो नीड टू सॉल्व। ये तो हम पहली मर्तबा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये गुफ्तगू कर रहे हैं। डन होगी बात? अच्छा जी, ओके। फिर दूसरी तरफ ले गए और फिर वही पॉइंट आया और फिर उसी तरह हमने कहा यार अब डायरेक्ट ही निकाल लें, x इज इक्वल टू -3, देयर इज नो नीड टू सॉल्व। अच्छा जी, या एग्जामिनर कभी, क्योंकि वहां स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता ना, वो कहता है यार ये जो लाइन है ना, कुछ नहीं दिया एग्जामिनर ने, उसने कहा यार ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बताएं। कोई नहीं, ग्राफ बनाया हुआ है, हम खुद रीड कर लेते हैं, खुद से पॉइंट ऐड कर लेते हैं भाई। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये रीड कर लेते हैं, एक ये होल डिजिट वाला कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। ठीक है ना? आपका दिल करे यहां से 2 पॉइंट बना लें, आपका दिल करे y इंटरसेप्ट गिवन है वो बना लें। समझ आ रही बात? ओके ओके, अच्छा जी, अब जरा एक दफा वापस चलते हैं और जहां हमने लिस्ट बनाई थी इस पर आते हैं। जी जनाब, स्लोप हाइड करने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका आ गया, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन, और इसको हमने अनहाइड कैसे किया है? सेम स्लोप कैन बी यूज्ड। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन, फाइंड द स्लोप फ्रॉम इक्वेशन, और इसको इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही है ना? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज गिवन, required slope could be calculated by negative reciprocal। डन हो गई बात? Equation of perpendicular line is given, calculate slope from equation and take negative reciprocal। Line is parallel to x-axis, parallel to x-axis means slope is 0, use slope as 0। Line is horizontal, slope is 0। Line is perpendicular to y-axis, slope is 0। ठीक है ना? ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है जो एग्जामिनर कर सकता है, तीनों का मतलब क्या है? स्लोप इज 0। फिर आ गया लाइन इज पैरेलल टू y-axis, स्लोप इज अनडिफाइंड। ठीक है ना? स्लोप इज अनडिफाइंड। लाइन इज वर्टिकल, उसकी 3 अलामत, उसकी 3, इसकी। ऐसे 10 तरीकों से एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। डन हो गई बात? जी, कौन से वाला? ए पार्ट? ए पार्ट क्या लिखा हुआ है? द ग्रेडियंट इज 0.3 एंड y इंटरसेप्ट इज 1.5। ये स्लोप है, ये y इंटरसेप्ट है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 0.3x प्लस 1.5। खत्म कहानी। क्यों पूछ रहे थे? कौन सा नीचे वाला? कौन सा? y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन। y इंटरसेप्ट यूज करें, ठीक है ना? अच्छा जी, नहीं फाइंड करना है, फाइंड y इंटरसेप्ट, जबकि इक्वेशन है तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? x0 पुट करके, अभी हमने पढ़ा पीछे हाउ टू कैलकुलेट y इंटरसेप्ट। ठीक है ना? वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? x0 पुट करके। ठीक है ना?
अच्छा जी, ये इस स्लाइड पे पड़ी बात हमने, ठीक है, वो क्योंकि पहले आ गई थी शायद इसलिए आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास समझें चीट शीट आ गई हमारे पास। यहाँ से हमें पता चलेगा एग्जामिनर जो कुछ कर रहा है वो सारा एक स्लाइड पे आपको सारे ऑल पॉसिबल बातें नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला यहाँ से। फिर मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज को विजुअली करके दिखाया आपको, ठीक है ना, विजुअली करके दिखाया ताकि कॉन्सेप्चुअली आप थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। अब देखते हैं, वैसे तो साथ साथ ही हमने सवाल बनाए हुए हैं, लेकिन चले फिर थोड़ी प्रैक्टिस के लिए अब यहाँ कुछ सवाल टेकअप कर लेते हैं। क्या आ गया जी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस। अब ये वही सवाल आने शुरू हो गए, ये आपका होमवर्क आ गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू, विदाउट कैलकुलेशन हम लॉजिक से ही अब हमें पता चल जाएगा y इज इक्वल टू, सो बीटा शुड बी द ऑप्शन। Find the equation of the line parallel to y-axis and passing through this. Parallel to y-axis. Done होगी बात? Equation of the line perpendicular to y-axis. अब perpendicular to y-axis means parallel to axis. वो जो तीन टर्म मैंने वहां आपको दिखाई अभी, वो इसीलिए दिखाई थी कि आपको पता हो कि भाई इससे ऐसे डिकोड करना, इससे ऐसे डिकोड करना। पैरेलल टू, perpendicular to y axis means parallel to x axis means y remains same, तो y is equal to -7, ठीक है ना, बीटा शुड बी द ऑप्शन। ऐसे आपको जो कुछ आपने पढ़ा है उस सारे की प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सारा काम आपने करके आना है। ये भी आपने यहाँ से कल हम शुरू करेंगे 46 से, ठीक है। अब आपके पास वीकेंड भी आ जाएगा। एक मर्तबा आपने पहली 45 स्लाइड से गो थ्रू करके आना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जरा हम हर वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू किया करेंगे कि भाई आप सीए में आ गए, आपने एडमिशन ले लिया, बहुत सारे लोग थे जो आपको मना कर रहे थे, ठीक है ना, सीए नहीं होता, फुला ये वो, बड़ा मुश्किल है, सारा कुछ हो, लंबी कहानी। अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, ठीक है ना। हैं, गलती कर ली है जी आपने, हैं, हाँ, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये लोग आपको मिले रहेंगे, इन्होंने कहीं चले नहीं जाना। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपने मौक़िफ़ के बड़े पक्के लोग होते हैं। मतलब मैं अगरचे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी अब तो हैं मेरे को, वो मेरे हमने जब सीए शुरू किया तो हमारे एक उस्ताद थे, तो वो हमेशा ये कहते थे, बल्कि हालांकि उस्ताद हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन पता नहीं वल्लाह वालम बहरहाल वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते थे, डीमोटिवेट करते थे। और पढ़ाते हुए जैसे ही, मतलब जैसे कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ हो गया तो टीचर इरिटेट हुआ, टीचर ने कोई थोड़ा सा तो जाहिर है बच्चों को करना ही है ना टीज, उनका डायलॉग होता था, तुम्हारी शक्लें तुम सीए करने आ गए। एक उनका पेट डायलॉग, हमें बड़ा उस वक्त बुरा लगता था कि तुम्हारी शक्लें तुम सीए करने आ गए। अच्छा जी, खैर अब क्या करें, सुनते थे। उस वक्त सीए ऐसे नहीं होता था जैसे अब आप कर रहे हो ना। उस वक्त के पेपर का मॉड्यूल का सिस्टम और था, और पेपर भी ज़रा थोड़े से ना मुश्किल स्टाइल में होते थे। यानी अभी जो आपने पीआरसी और कैफ में जो पेपर पढ़ने हैं ना, ये टोटल बनेंगे 8 जमा 5 13। ये 13 पेपर ना 2 मॉड्यूल में होते थे। पेपर यही होते थे, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी। मॉड्यूल ए में शायद 7 पेपर थे और दूसरे में 6 थे, कुछ इस तरह की सूरत हाल, या शायद इसमें 6 थे। बहरहाल इन दो में डिवाइड हुए हुए थे। एक शर्त और थी, जितने भी मॉड्यूल में पेपर हैं वो एक अटेम्प्ट में पास करने हैं, सारे के सारे। एक में फेल
सब में फेल। ये रूल होता था उस वक्त। अब तो आप बड़े लाड प्यार वाले टाइम पे ये कर रहे हैं ना कि एक पेपर भी पास है तो पास है। खैर, हम उस वक्त एक कॉलेज होता था पाकिस्तान फाइनेंस कॉलेज, वहाँ पे हम पढ़ रहे थे। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो इसी तरह ही हमें कहते रहते थे। कोई 200-250 बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे थे। एग्ज़ाम हुए, पेपर दिए, रिज़ल्ट आया। हम पूरे कॉलेज में से 3 बच्चे पास हुए। 250 में से शायद 250 में से ड्रॉप आउट हो गया होगा, एग्ज़ाम में अपीयर भी 100-125 बच्चा ही हुआ होगा, लेकिन बहरहाल हम 3 लोग पास हुए। एक मैं, एक मेरा एक और दोस्त था राहिल फारूक, वो, और एक और तीसरा बच्चा। अच्छा, अब हमें ना बड़ा हुआ कि अच्छा वो टीचर हर वक्त ये कहते थे तुम्हारी शक्लें हैं ये वो। अब हमें लगा यार हमने तो बड़ा तीर मारा है ना। तो अब हम मिठाई लेके सर के कमरे में पहुंच गए। अब कल रिज़ल्ट आया शाम को, हम सुबह मिठाई लेके पहुंचे हैं, दरवाज़ा नॉक करके कमरे में एंटर हुए हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो हमें गले लगाएंगे, शाबाश देंगे, कहेंगे वेल डन यार, छा गए हो तुम। अब वो स्पॉट उनका चेहरा होता था। हमने, अच्छा हम भी उन्हें ना जिद में ही मिठाई खिलाएं, वो कोई हमारे फेवरेट टीचर नहीं थे। हमने तो उनका नाम मलकुल मौत रखा हुआ था। तो हम भी जिद में ही मिठाई खिलाने गए थे। खैर, हम एंटर हुए, कैसे सर हम पास हो गए। तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा फेल हो जाओगे। तो मैं यहाँ से मैं एक जुमला बोलता हूँ कि आप कामयाब, जब इस तारे के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने मिठाई पकड़ी हुई है, आपने कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, तब भी सामने वाला आपको डीमोटिवेट ही करेगा अगर वो नेगेटिव शख्स है। तो आप ये ना सोचें कि आप पास हो जाएंगे तो ऐसा होगा। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल 100% ये सच्चा वाक़या सुना है। लेकिन अगर हम उसकी बातों में आ जाते, उन सर की बातों में आ जाते, अब तो मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन अगर उस वक्त जिस एंगल से वो बात कर रहे थे, हो सकता है वो मैं मोटिवेट करने के लिए करते हूँ कि शायद बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। उनका तरीका गलत हो सकता है, हमारी नज़र में गलत हो सकता है उनकी गलत में 100% सही हो। लेकिन आप एक लम्हे के लिए अज्यूम करें, अगर उनकी बातों में उस वक्त हम आ जाते तो आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होते। आज ये जो हम इस प्रोफेशन के फ्रूट्स खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हम और हमारे बच्चे और हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस नेमत को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये तो हम कभी भी ना होते। बिल्कुल ऐसे ही आप आज यहाँ खड़े हैं, आपको हर मिलने वाला आपको टोक रहा होगा। आपसे तो यार इंसान ही करते हैं ऐसे, ये कुछ नहीं हो गया। अगर आपको लग रहा है ना नहीं होता मेरे से 2 साल बाद मिलना, मैं आपको बताऊंगा। और अपने सब कॉन्शियस को, अपने माइंडसेट को लोगों की नेगेटिविटी की वजह से खुद को अंडर एस्टिमेट करना ना शुरू कर दें। इसलिए अपने सब कॉन्शियस की हिफाजत करनी है आपको। लोगों की बातों में नहीं आना। आपको लोगों ने ड्राइव नहीं करना, आपने ड्राइव करना है। अभी 1 हफ्ता शायद हो गया, कुछ बच्चे की ज़्यादा हो गया टाइम, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि कितना मुश्किल काम है। इट्स एन ऑर्डिनरी कोर्स, 100% ऑर्डिनरी कोर्स। और ये तो यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ रहा है, आगे ये भी नहीं आना। यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश आ रही है अभी WCS की वजह से, आगे ये भी नहीं आनी। सारे नए सब्जेक्ट हैं जो आप में से किसी ने नहीं पढ़े हुए। मसलन आप अकाउंटिंग शुरू किए ना, आप अकाउंटिंग की क्लास में, मेरी ओरिएंटेशन को याद रखें, क्या अकाउंटिंग की क्लास में आप सब लोग 0 लाइन पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो? सब बराबर है। जो 93% मार्क्स लेके बैठा है वो भी वहीं खड़ा है, और जो 60% मार्क्स लेके बैठा है वो भी वहीं खड़ा है। दोनों का मैटर ये करता है क्या आज से वो ये लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो जो पिछली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, परवीन शाकिर और वो जो सब कुछ पढ़ रखे थे ना आपने, उर्दू, ठीक है ना, वो सब फारिग हो गए हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा था, उसकी फिजिक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री अच्छी थी, बायो अच्छी थी, उसको इस क्लास में कोई एज हासिल नहीं है। एज उसे हासिल है जो यहां से ऑनवर्ड कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेगा और अपने आप के माइंडसेट को पॉजिटिव रख लेगा, इसे एज हासिल है बस। इसीलिए हम ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानते हैं
जो बिल्कुल लो बैकग्राउंड से थे, लो बैकग्राउंड हम किसे कह रहे हैं, लो मार्क्स वाले बच्चे, 60-61% वाले बच्चे, और सीए में आए वो ठक 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 पास होके जा रहे, बिकॉज उन्होंने यहां से पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्वालिफिकेशन आपका पिछला नॉलेज नहीं मांग रही। वो जो मैंने एक जुमला बोला था ना ओरिएंटेशन में कि आप रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग हो गए, आपको दोबारा मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी बनाने का। पिछले 12 साल में आपने तालीमी कामयाबी के झंडे गाड़े थे या नहीं गाड़े थे, वो सारे इररेलीवेंट हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि वो 12 साल जो थे, हो सकता है आप शौरी तौर पे इतने स्ट्रांग ना हो, आपको तो लगता था माँ बाप पे एहसान कर रहे हैं पढ़ के, अब पता लगा है कि नहीं नहीं यार, कम से कम माँ बाप पे नहीं कर रहे, अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो कन्वेंशनल सिस्टम तो आपको जगह ही नहीं दे रहा, अब ये आपको जगह दे रहा है, और वहां जगह दे रहा है जहां बिल्कुल सबसे टॉप पे जाके बैठ जाएंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये सब आपके नीचे काम कर रहे होंगे, इनमें से कोई बंदा भी आपसे ऊपर काम नहीं कर रहा होगा। बात समझ आ रही? तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। आपको दुनिया की कोई ताकत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकती। सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपको, आपने स्टे मोटिवेटेड, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं, सुने ही ना, उसे कहें यार मेरे साथ ये बात ना करें भाई, और कंसिस्टेंट रहें। आप देखिए हम एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं, बस यार बस इससे ज्यादा नहीं आज पढ़ाना, बस इतना। ये सारा काम अगर आप 100% ईमानदारी से भी घर जाके करें तो 30 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड थी एफएससी में, इससे ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड थी मैट्रिक में, और आप इस प्रोफेशन के ऊपर लोगों ने टैग लगा रखा, फला हो गया, दिमाग हो गया, कुछ नहीं हो गया। ये एक स्ट्रेटजी के ज़रिए चलेगा इंशाल्लाह ताला, और 100% ठीक होगा, अल्लाह ने चाहा तो। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।